मैं मीरपुर से तल्लक रखता हूं। मैं कहता हूं कि मीरपुर का एक एक बच्चा पाकिस्तान के लिए जान देने के लिए तैयार है। और मैं ये इस वजह से नहीं कि आप अशोक साहब उस तरफ बैठे हुए हैं, उनका तल्लक हिंदुस्तान से, मैं इस वजह से कह रहा हूं कि देखें, मैं कहता हूं कि जितनी मेरी इज्जत, जितना मेरा वकार पाकिस्तान के साथ है, या जितना मेरा लेन देन, मैं अब से नहीं कह रहा, मैं सदियों से कह रहा हूं, मैं हजारों साल पहले से कह रहा हूं, श्रीनगर का, जम्मू का जितना भी ट्रेड रहा है, जो कुछ रहा है, वो लाहौर से रहा है, रावलपिंडी के साथ रहा है। आज भी मैं सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं कह रहा, आज भी जम्मू का डोगरा चाहता है कि वो कश्मीरी, वो पाकिस्तान के साथ उसका एतहाद हो, मगर इन्होंने दबाया हुआ है। आज भी जितने भी सिख हैं कश्मीर में, वो ये सब यही चाहते हैं कि उनका एतहाद पाकिस्तान के साथ हो। आप मुसलमानों की तो बात ही छोड़ देना, वो मुसलमान जो प्रो इंडियन थे, जो इनके कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे इलेक्शन लड़के वहां पे हुक्मरानी। जब पाकिस्तानी जब डिबेट करते हैं तब ऐसा लगता है कि जैसे कोई कॉमेडी शो चल रहा हो। एक इनका पुराना कॉमेडी शो आता था बकरा किस्तों पर, कि पाकिस्तानी बैठ के बातें कर रहा है कि कश्मीर हज़ारों साल से पाकिस्तान के पास था। और भाई हज़ारों साल से कहाँ से, 70-72 साल तो कुल पाकिस्तान को बने हुए हैं। ये हज़ारों साल से कश्मीर कब से पाकिस्तान के पास हो गया? और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और फलाना है तो ढिमकाना है। शक्लें ऐसी लगती हैं जैसे पता नहीं गांजा पी के बैठा हुआ है या चरस पी के बैठा हुआ है, नशे में बातें करते हैं कि जो है चाइना ने ये कर दिया, फलाने ने वो कर दिया। तो चाइना तुम्हारा बाप है क्या, जो बेटे की तरीके से बात कर रहे हो? चाइना ने जो कर दिया, और इंडिया ने क्या कर दिया चाइना के साथ, वो देखो। लेकिन चाइना ने ये कर दिया, हमारी वजह से वो आ गया। चाइना बाप है तुम्हारा क्या? क्या तुम उसके औलाद हो जो बातें कर रहे हो चाइना की तरफ से? अपनी देखो, बातें देखो। चाइना तो जो भी करेगा वो पता चलेगा। कर्जा दे रहा है, अभी सऊदी अरब ने कर्जा वापस मांगा, चाइना से लेके दिए हो। अभी और पैसे देने हैं, चाइना से लेके दोगे। चाइनीज़ लेबर ने पाकिस्तानी आर्मी को कूट के रख दिया, कुछ नहीं कर पा रहे हो। मतलब वहाँ की लेबर भी पाकिस्तानी आर्मी को कूट के चली जा रही है। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी को, जवानों को कह दिया गया है कि तुम लोग रिटेलिएट नहीं करोगे। रिटेलिएट करोगे तो रोटी भी तो बंद हो जाएगी अगले दिन से पाकिस्तानियों की। चलिए देखिए ये क्या डिबेट हो रही है इनकी, कॉमेडी शो चल रहा है फिलहाल। डिबेट क्या है ये? आज जैसा आप जानते ही हैं कि 14 अगस्त भी आने वाली है और 15 अगस्त भी आने वाली है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे, दोनों कंट्रीज की, इंडिया और पाकिस्तान की, कि दोनों जो है वो अपनी जगह पे इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहे हैं। तो लेकिन बात यह है कि इतने साल हो गए हैं, बहुत अरसा एक गुजर गया है पाकिस्तान को बने हुए, तो अभी तक हमारी जो रिलेशंस है वो इंडिया के साथ ऐसे क्यों नहीं हो पाए कि हम वहां से ट्रेड भी होती है अच्छे से, और इसके अलावा आना जाना होता है। बहुत सारे टूरिस्ट पॉइंट इंडिया में भी हैं और बहुत सारे पाकिस्तान में भी हैं जहाँ पे इंडिया से लोग आ सकते हैं, और इंडिया में ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पाकिस्तान से लोग जाके और एज अ टूरिस्ट वहां पे घूम फिर सकते हैं। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि हम किस तरह से इस चीज को आगे लेके चल सकते हैं कि थोड़े हमारे रिलेशंस बेहतर हो, और कम से कम टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो हम आगे बढ़ सकें। सबसे पहले जो हमारे साथ गेस्ट हैं उनका तारुफ, हमें जी इंडिया से हमें ज्वाइन किया है अशोक वालकड़े साहब ने। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और पाकिस्तान से हमारे साथ हैं चौधरी हमीद पोटी साहब, आपका ताल्लुक पीटीआई से है, और इसके अलावा आप आजाद कश्मीर से भी ताल्लुक रखते हैं जो पाकिस्तान में है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप लोग ने ज्वाइन किया। सबसे पहले मैं चलती हूँ अशोक जी आपकी तरफ। क्या समझते हैं आप कि दोनों गवर्नमेंट्स जो है उनसे कोई गलती होती है, या ये आप ये समझते हैं कि पब्लिक ही ऐसा नहीं चाहती है कि दोनों कंट्रीज की टेंशन कुछ कम हो और टूरिस्ट पॉइंट्स जो है उनको ओपन किया जाए? यार तो बहुत 5,500 किलोमीटर, कुछ करो यार। मैं करता हूँ काबीना, इसीलिए क्या करें। एक आइडिया देता हूँ मैं कि ये जो है ना जर्मनी, इसको उठाकर
अगर हम जापान के पास ले गए सारा मसला हल हो गया, खान साहब सच्चे साबित हो गए। नहीं, फिर एक मसला पैदा हो जाएगा ना क्या? कि जर्मनी की जगह क्या लेके जाएंगे? इंडिया। जान छुड़ाओ इंडिया से, जर्मनी के साथ लगा दो एलो जी, और ठहर उसके साथ से कश्मीर उतार लो जी, कश्मीर का मसला भी हल कर दिया 70 साल से, कप्तान नहीं किया पे 1 मिनट में। वाह जी वाह, 70 साल से जो कोई नहीं कर सका कप्तान ने कर 1 मिनट में। वाह जी वाह, दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। मैं कौन से खिताब कर। देखिए, मैं तो इस बात को मानता हूं कि दोनों देशों के अवाम जो है, जो जनता है, वो कतई एक दूसरे को दुश्मन नहीं मानती, क्योंकि पाकिस्तान ये भारत का ही हिस्सा है। पाकिस्तान भारत से ही अलग हुआ है। ऐसे कई लोग आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे हैं कि जो भारत में पैदा हुए, पाकिस्तान में रह रहे हैं, और ऐसे हमारे यहाँ कई पीढ़ियां, ऐसे कई आपको फैमिली। सर आपकी ऑडियो नहीं आ रही। पाकिस्तान में है, लेकिन वो बेचारे भारत में हैं। आज स्थिति यह है कि हमारे यहाँ जो सत्ता में लोग बैठे हैं, वो कितना चाहते हैं कि दोनों देश एक हो। ये मैं कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल की बात कर रहा हूं। जहां तक भारत का ताल्लुक है, भारत के अटल बिहारी वाजपेयी हो या जब भी कोई भी हमारे यहाँ प्रधानमंत्री हो, हमेशा एक दोस्ती का हाथ। नरेंद्र मोदी भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। कहा जाता है कि ये बहुत राइटिस्ट पार्टी है, हिंदूवादी पार्टी है, लेकिन जब पहली बार उन्होंने शपथ ली तो बाकायदा आपके वजीर आजम को भी यहाँ बुलाया था। जब आपके यहाँ शादी हुई तो अनशेड्यूल्ड चले गए। वो कहीं ना कहीं दोस्ताना, चाहे फिर बस शुरुआत हो या रेलवे की शुरुआत हो, कहीं ना कहीं यहाँ क्रिकेट मैचेस हो, फ्रेंडली मैचेस हो, कहीं ना कहीं लगातार प्रयास ये होता आ रहा है कि दोनों मुल्कों में स्थितियां ठीक हो, सामान्य हो, एक दूसरे को मदद करे। मुझे आज भी लगता है कि हम दोनों देशों की समस्याएं अलग नहीं है। आज बेरोजगारी आपके यहाँ है तो हमारे यहाँ है, गरीबी आपके यहाँ है तो हमारे यहाँ भी है। तमाम उन चीजों से जो हम लड़ रहे हैं, आप भी लड़ रहे हैं, क्योंकि दोनों मुल्कों की करीब करीब उम्र एक है, एक साथ आजाद हो गए। लेकिन हमने, मतलब भारत टू सम एक्सटेंट में कहता हूं आज भी, इसलिए नहीं कि मैं भारतीय हूं, यदि आप बाकी इंडाइसेस देख लीजिए, आंकड़े देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं भारत आज भी बहुत अच्छी स्थिति में है पाकिस्तान के। लेकिन जब पाकिस्तान में मैं जो खबरें सुनता हूं या देखता हूं, तो कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी दर्द होता है, क्योंकि मेरा भाई है, मेरे पड़ोसी गया, नाराज होके गया, हो सकता है कुछ नाराजगी हो, लेकिन यदि उसके घर में खाने को नहीं तो मेरे को भी रोटी अच्छी नहीं होती। ये यहाँ के आम जनता की स्थिति है। हमारे यहाँ से कई पत्रकार क्रिकेट कवर करने जाते हैं पाकिस्तान, और मैंने ऐसे कई पत्रकारों के, जो रीजनल पत्रकार हो या नेशनल पत्रकार हो, जो क्रिकेट कवर करने के लिए पाकिस्तान गए और जब वापस आए तो जब वो भाषण देते हैं पाकिस्तान के एक्सपीरियंस पे, तो बीच में लिटरली आंखों से पानी आता है। सर आपकी ऑडियो। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के आवाम भारतीय लोगों का स्वागत करती है, वो यहाँ आके भाषण में रोते हैं, लिटरली आंखों में से पानी आता है। वो बोलते हैं कि आज हमको समझ में नहीं आता कि दोनों देशों के बीच ये कड़वाहट की, कहीं ना कहीं मुझे लगता है राजनीतिक इच्छा शक्ति, और ज्यादातर पाकिस्तान में मैं ये आरोप नहीं लगाता, हो सकता है कि किसी देश की मजबूरी भी होती है। हमारे देश में आज भी हमारी आर्मी हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति पे हावी नहीं है। हमारे यहाँ चाहे कितनी भी बड़ा आर्मी हो, लेकिन आज भी हमारे यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो आर्मी पे हावी है। और जो एज ए जर्नलिस्ट मैं इतने दिनों से स्टडी करता हूं, मुझे लगता है कि आपके यहाँ पॉलिटिकल विल भी है, आपके यहाँ पॉलिटिशियंस भी है, आपके यहाँ बहुत सारी चीज है, आवाम भी साथ में, लेकिन कहीं ना कहीं आर्मी का ऐसा एक रोल होता है जो वहां पे आर्मी ज्यादा हावी होते हुए दिखाई देती है। यही कारण है कि सब कुछ होते हुए भी दोनों देशों के लोग ये चाहते हैं, दोनों देशों की पॉलिटिकल पार्टीज भी ये चाहती है, इसके बावजूद जो होना चाहिए वो नहीं है, ये एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। और लेकिन इसमें बहुत जाहिर है ज्यादा हाथ तो गवर्नमेंट्स का ही होता है कि गवर्नमेंट्स क्या पॉलिसीज लेके चल रही हैं। चौधरी साहब क्या कहेंगे आप? देखें आरजू, अशोक साहब बजा कह रहे हैं कि जब तक किसी चीज में विल ना हो और दिल साफ ना हो और सेंस ऑफ एक्सक्यूशन ना हो, तब तक चीजें नहीं होती। अगर आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान, जब ये दोनों मुल्क इलादा इलादा बने, उस तारीख में चले जाएं जिसमें हम 14 मनाते हैं, वो 15 मनाते हैं, तो आप जब देखेंगे कि पाकिस्तान बनवाने में बहुत हद तक जो उस वक्त हिंदुस्तान में
हिंदू की आदत थी, उनका भी हाथ है। वो मैं किस लिहाज से कह रहा हूँ कि मैं बहुत पीछे नहीं जाता, बात 23 मार्च 1940 को जब करारदाद पाकिस्तान लाहौर मंजूर की गई, तो सबसे पहले गांधी साहब ने मुबारकबाद दी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कि ये मुसलमानों का हक है यहाँ पे देश बनाना। और उसके बाद नेहरू साहब ने कहा कि इससे अच्छा या इससे बेहतर और कोई काम नहीं था, बहुत अच्छा किया है। फिर आगे जब ये तारीख शुरू होती है, आप आगे यूं जाते हैं तो जितनी भी पॉलिटिकल क़यादत थी उस वक्त मुसलमानों की, वो सारी की सारी ये हिंदुस्तान के लोगों के साथ थी, और वो कोशिश करती रही कि संभव ये जो पाकिस्तान बनने जा रहा है वो ना बने। जिसमें 1937 का इलेक्शन देख लें आप, कि जिसमें मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग थी जो कोई सीट ना जीत सकी। फिर 1946 के इलेक्शन में जो सीटें दी गई, मेरे ख्याल में 496 के करीब मुसलमानों के लिए जो रिजर्व कर दी गई, उसमें जाके थोड़ा से ये जो तारीख है बदली है कि वो 496 से तकरीबन 425 सीटें मुसलमान जीत गए। दूसरी तरफ कौन लड़ने वाले थे? वही जो पॉलिटिकल क़यादत आ रही थी। तो जो लोगों की विल थी उस वक्त, या जो वोट था, वो पाकिस्तान के साथ पड़ा। फिर उसके बाद एक कैबिनेट मिशन इंग्लैंड से भेजा गया, जिसने फिर कोशिश की मेरे ख्याल में अर्ली मार्च में 1947 में कि ये दोनों मुस्लिम लीग का और कांग्रेस दोनों का कुछ समझौता हो जाए, कोई रास्ता निकल आए। जो ना निकल सका, उसमें अगर आप कहें तो इवन कायद-ए-आज़म जो हमारे लीडर थे, जो क़यादत कर रहे थे, वो भी हिंदू और मुसलमानों का इत्तेहाद कायम रखने के लिए काम करते रहे। जब ये ना हो सका, जब पाकिस्तान बन गया, तो ये बहुत ज्यादा नफरत तब से शुरू हुई कि जिस वक्त ये नक्शा पाकिस्तान का और हिंदुस्तान के बंटवारे का आ गया, वो जो रेडक्लिफ थे उसने रिपोर्ट किया 12 अगस्त को, और वो नक्शा 17 अगस्त तक सामने नहीं आ सका ना किसी के भी। और ये जो पार्टीशन थी होगी, उसके बाद उस नक्शे में तब्दीलियां की गई। जो डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर था वो मुसलमानों की मेजॉरिटी थी, वो काट के हिंदुस्तान में दे दिया गया, जिसमें अपना जो इंटरनल जोर है, जैसे वो 3 रियासतें थी जिनको चॉइस दी गई कि आप हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, उस पे जूनागढ़ पे कब्जा हो गया, फिर हैदराबाद पे कब्जा हो गया, फिर उसके बाद कश्मीर में ये चीज आगे जाके 2-3 महीने में शुरू हो गई। वहां पे ये जो नफरत थी, इसको बहुत ज्यादा हवा दी गई, और जब ये चीजें होना शुरू हो गई तो वो पार्टीशन के बाद वायलेंस शुरू हो गया। आप देख लें कि मेरे ख्याल में 6.5 मिलियन के करीब मुसलमान वहां से डिस्प्लेस हो गए, पाकिस्तान की तरफ आ गए, 4.5 मिलियन के करीब यहाँ से लोग चले गए, और वो तभी से लेकर कश्मीर ही सबब बना है नफरत का, जिसमें वजीर आजम थे जो नेहरू हिंदुस्तान के, वो खुद यूनाइटेड नेशन में गए और उन्होंने एक हकीकतन प्लेज दी कि वाकई अगर एक थ्योरी के तहत पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना है तो ये इन लोगों को हक दिया जाए, और वो हक भी वही जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की पार्टीशन करने वाले थे या जो पॉलिटिशियन थे उन्होंने दिया था। अगर आप तारीख में जाएं तो ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ये इस हक में नहीं था कि पाकिस्तान बने। वहां की जितनी सियासी क़यादत थी, गफार खान खिदमतगार पार्टी उस वक्त हेड कर रहे थे, JUI और JU सरहद, ये सारी की सारी कांग्रेस की एसोसिएटेड थी, कांग्रेस के साथ इनकी सपोर्ट थी। मगर जब रेफरेंडम का हक वहां पे दिया गया तो 5.5 लाख वोटों में से 3 लाख वोटें जो वो रेफरेंडम के हक में पड़े पाकिस्तान के साथ आने के लिए। इसी तरह बलूचिस्तान में जो कमिश्नर थे, वो 3 रियासतें, तो जो 3 सूबे थे वहां पे उस वक्त, लेकिन वो साहब अब तो बहुत साल हो गए इन बातों को, और हमें उससे आगे भी बढ़ना होगा। जी अशोक कुछ कहना चाह रहे थे? मैं चौधरी साहब की बिल्कुल बातों को मैं मानता हूँ, लेकिन फिर चौधरी साहब यदि इतिहास में जाए तो मैं ये बात बता देता हूँ, क्या मुसलमान और हिंदू को डिवाइड करना ही क्या ब्रिटिशर्स ने नहीं खेला? 1857 में जो पहला इंडिपेंडेंट वॉर खेला गया हिंदुस्तान का, जिसमें पाकिस्तान भाग था, अफगानिस्तान पार्ट था उसका,
तब नेपाल बर्मा सब पार्ट थे भारत के, लंका पार्ट था भारत। ये इतना बड़ा हिंदुस्तान था। जब 1857 के गदर के बाद पहली बार 1871 में एक सेंसस किया गया और उस सेंसस में पहली बार हिंदू और मुसलमान रिलीजन बेस पे सेंसस, और उसके बाद यह तय हुआ कि ये मुसलमान के पॉकेट से, ये हिंदुओं के पॉकेट से, वहां से शुरू हुआ ट्रिगर। उसी को बेस करते हुए कर्जन एक्ट पास होता है 1905, और बंगाल का सूबा जो है वो पहली बार, जो सबसे बड़ा बंगाल का सूबा है, कलकत्ता में कैपिटल हुआ करती थी। आपकी वॉइस सर, आपकी ऑडियो बंद हुई है सर, ऑडियो नहीं आ रही आपकी। अशोक जी, आपकी ऑडियो नहीं आ रही। आसाम और बंगाल, जब कर्जन एक्ट लागू हुआ, आसाम और बंगाल ये मुस्लिम एरिया करके अलग हो गए। फिर जो एक ईस्टर्न बंगाल, वेस्टर्न, दो पार्ट हुए बंगाल के। एक बंगाल का पार्ट उड़ीसा, बिहार, झारखंड जो अभी वर्तमान में राज्य है, इनको लेके एक अलग राज्य हुआ। तभी हिंदू और मुसलमान का बंटवारा तब से शुरू हुआ। उसके बाद मुस्लिम लीग जब आई, जैसे चौधरी साहब कहे कि स्टार्टिंग में 37 में जब वोटिंग हुआ तो नहीं, क्योंकि मुस्लिम लीग ये कंसेप्ट ही नहीं था। हिंदू और मुसलमान ये कांग्रेस का हिस्सा थे जो लगातार अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे। लेकिन अंग्रेजों ने जब देखा कि इसमें फूट डालना जरूरी है तो उन्होंने मुस्लिम लीग को दिया। अब जब मुस्लिम लीग आई तब भी कोई मुस्लिम लीग में एक्टिविस्ट नहीं थे, ये तो जिन्ना साहब थे। जब वो आए तो पहले इलेक्शन में, क्योंकि आपका प्रेजेंस नहीं था, सदर कांग्रेस व्याप्त थी और सारे मुसलमान कांग्रेस से जुड़े हुए थे, तो पहले इसमें आपको नहीं मिले। लेकिन फिर जो सबसे बड़ा एक कांड हुआ, जब जिन्ना साहब ने एक फाइनल एक्शन, डायरेक्ट एक्शन करके जो कॉल दिया 46 में, और कलकत्ता में जो आग लगी, 3 दिन तक कलकत्ता लगातार जलता रहा, 4000 लोग मरे, हिंदू और मुसलमान। उसके बाद ये हिंदू मुसलमान डिवीजन इतना बढ़ा कि मुझे पता है, मैं आपको कोट अनकोट, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस के कमेटी में जो प्रस्ताव रखा डिवीजन का, महात्मा गांधी पहले दिन से डिवीजन के खिलाफ, पार्टीशन के खिलाफ थे। उन्होंने ये कहा कि चॉइस इज बिटवीन, कोट अनकोट सरदार पटेल, चॉइस इज बिटवीन द डिवीजन एंड नंबर ऑफ डिविजन्स। यदि पाकिस्तान और हिंदुस्तान अभी अलग, भारत और पाकिस्तान अलग अलग नहीं हुए रिलीजन के बेस पे, तो इस देश में हर राज्य में डिवीजन होगा और ये राज्य में एक सिविल वॉर होगा। इसको कौन बचा सकता है? उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को अभी नहीं मांग रहे क्योंकि अभी डिवीजन नहीं हुआ, लेकिन डिफेक्टो क्या पंजाब और बंगाल में पाकिस्तान नहीं है? ये तो इतिहास हो गया। वर्तमान में यदि हम आए, हम तमाम पुरानी बातों को भूल के, क्यों नहीं हम बातचीत की बात चलते। आज जब भी सर, मैं यही आपसे कह रही हूँ कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं उस सब चीज, आगे बढ़ने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने बस यात्रा शुरू की थी। मुझे याद है अटल बिहारी वाजपेयी ने जब बस यात्रा शुरू की थी तो पार्लियामेंट में अपोज था, आप किस पे विश्वास रख रहे हैं? तब उन्होंने बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा था कि जब आप ट्रेन से दिल्ली आते हैं, तो जब ट्रेन दिल्ली में एंटर करती है तो वहां एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पे बड़े बड़े अक्षरों में एक मैरिज ब्यूरो का विज्ञापन है, रिश्ते ही रिश्ते, मिलके तो देखिए। उन्होंने कहा रिश्ते ही रिश्ते पाकिस्तान के साथ, मिलने में क्या हर्ज है? यहां से बस गई, उसके बाद तुरंत कारगिल हुआ। कारगिल होने की जरूरत नहीं थी। ये लगातार कहीं ना कहीं मिसट्रस्ट के मामले लगातार सामने आते रहे। और मैं आज भी कहता हूं कि जब जब भारत पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज हावी रही है, तब तक पाकिस्तान और भारत के बीच की दूरियां कम हुई है। बहुत सारी चीजें सॉल्व होने के लिए ट्रेड बढ़ता है, आने जाना पड़ता है, तमाम चीजें बढ़ती है। जैसे ही वहां वीक पॉलिटिकल पार्टी आती है और आर्मी हावी होती है, तुरंत सीज फायर के बाद वायलेशन चालू हो जाता है और तमाम बातें जो हम आज रोज देखते हैं, यहाँ का आतंकवाद, वहां ब्लास्ट होता है, हम यहाँ फांसी देते हो, बोलते हमारे लोग नहीं है, ये तमाम चीजें होती है। ये होती है, हम इसको नकारते हैं। आज एक आतंकवादी जिसको अमेरिका से लेकर तमाम यूनाइटेड नेशन से लेकर सब तब आतंकवादी घोषित करते हैं, वो आपके पाकिस्तान में है। अमेरिका का सबसे बड़ा आतंकवादी जिसने अमेरिका में हमला किया, वो पाकिस्तान में मारा जाता है। तो पाकिस्तान क्या आतंकवादियों का ग्रह, एक गर्भगृह है क्या? सवाल ये उठता है। और इससे पाकिस्तान का नुकसान होता है। क्या पाकिस्तान में ब्लास्ट नहीं होते? क्या पाकिस्तान में बच्चों के स्कूलों में ब्लास्ट हुए, बच्चे मरे, तो क्या भारतीयों ने खाना खाया होगा? भारत में भी लोगों ने उस दिन खाना नहीं खाया जिस दिन मासूम बच्चे पाकिस्तान में मारे गए। ये आतंकवाद एक दुधारी तलवार है, दोनों तरफ से काटती है। तो इसको पालना ये बहुत गलत बात है। यह पल चुका है।
इसको निकालने के लिए कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट, दोनों सरकारों में एक ट्रस्ट होना चाहिए। आपके यहाँ कोई आतंकवादी है, हमको बताइए, हम निकाल देते हैं। हमारा आतंकवादी आपके पास है, आप सरेंडर करें। लेकिन ये नहीं हो रहा है, रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। आज चाइना के बाद हमारा टेंशन है, लेकिन पिछले 5 साल 6 साल में यदि मैं वायलेशन ऑफ सीज फायर दोनों तरफ से देखूं तो ये क्यों हो रहा है? क्यों सर्जिकल स्ट्राइक करना पड़ा? क्यों उरी हुआ? ये सवाल है, ये सवालों का जन्म देता है। सर्जिकल स्ट्राइक करने से कोई बहुत खुश नहीं है। आपको लगता है सर्जिकल स्ट्राइक करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, लेकिन ये सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ी, क्योंकि जब बहुत ज्यादा आहत होता है आदमी तो होता है, इसके पहले तो कभी नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल, जैसे चौधरी साहब भी कह रहे कि पॉलिटिकल विल चाहिए, वो पॉलिटिकल विल सामने चाहिए। आज हम दो देश क्यों कश्मीर कश्मीर करते हैं? आज हम दो देश क्यों कोविड के लिए नहीं लड़ते? आज कोविड की प्रकोप आपके यहाँ है, कोविड का प्रकोप हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ इतने सारे लोग कोविड से प्रभावित है, लेकिन भारत इस बात पे गर्व करता है कि सबसे कम मरने वाली संख्या भारत में है और सबसे ज्यादा रिकवरी रेट भारत में है। वो रिकवरी रेट पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? भारत मदद करेगा, बड़ा भाई है भारत। भारत मांगे तो सही, पाकिस्तान बोले कि हमको आप हमारे कोविड के साथ लड़ने के लिए आपको साथ दो, हम आएंगे, साथ देंगे। हम कतई नहीं चाहेंगे कि आप रिप्लाई लेती हूँ अशोक जी। जी चौधरी साहब, आरजू मुझे बात मुकम्मल करने देना, मैं पहले भी नहीं मुकम्मल कर सका। अशोक साहब जो कह रहे हैं ना कि कोविड में अगर हेल्प चाहिए, अशोक साहब पाकिस्तान इसमें दुनिया का 5वां वो अच्छा मुल्क है जिसने कोविड को बड़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लिया है और बहुत हद तक सब कुछ इस वक्त खुल गया हुआ है। और इसमें कोई शक नहीं है, जो आप कहते, जो जैसे बात शुरू हुई थी कि बिल चाहिए, ये टेररिज्म पे जब आप आते हैं तो टेररिज्म सिर्फ लफ्जी टेररिज्म नहीं होती कि आपने पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया और पाकिस्तान ने आपको कह दिया। आप देख लें जी कि अमलन आप लोगों ने बलूचिस्तान में क्या किया, और सिर्फ आपने नहीं किया, पिछले अगर 40 साल की तारीख देख लें तो 2 सुपर पावर्स हमारे नेबर्स में आई जिनकी ख्वाहिश यही थी कि हम बलूचिस्तान को फतह करें और वो वाटर्स पर कैप्चर करें, वो नहीं कर सकी। फिर अफगानिस्तान के जरिए आपने जितनी टेररिज्म पाकिस्तान में करवाई है और आप भी करवा रहे हैं, वो भी तारीख का एक हिस्सा है। मैं ये कहना क्या चाह रहा था कि अगर नफरत को आप हवा देंगे तो कम नहीं होगी, वो ज्यादा होगी। और आप सब जानते हैं, हिंदुस्तान के लोग भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि क्या वजह थी जिसकी वजह से ये नफरत, जब तक ये लड़ाई थी आजादी की, वो दोनों मुसलमान और हिंदू इकट्ठे लड़ रहे थे, और उसकी वजह, उसके बाद क्या वजह थी जिसकी वजह से ये नफरत को हवा आई और नफरत बढ़ती गई। किसी चीज के पीछे अगर सच्चाई नहीं होगी वो किसी सूरत फुलफिल नहीं हो सकती। आप देख लें कि जो कश्मीर का मसला, मैं कश्मीरी हूं और मैं दावे के साथ कहता हूं और मैं कर्म के साथ कहता हूं कि मेरा हक पाकिस्तान के साथ जाने का था, क्योंकि जिस बेस पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों, पाकिस्तान मुल्क बना था और जिस बेस को लॉर्ड माउंटबेटन ने या जितनी भी हिंदू क़यादत थी या हिंदुस्तान की क़यादत थी उन्होंने एक्सेप्ट किया था, मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके हैं जो वो पाकिस्तान बनेगा, उस पर मेरा जोग्राफियाई लिहाज से मेरा हक था बीइंग ए कश्मीरी कि मैं पाकिस्तान के साथ जाता। और बाद में भी ये हक हिंदुस्तान ने वादा किया यूनाइटेड नेशन के थ्रू, वो पूरा नहीं कर सके। और फिर इसमें कोई शक नहीं, वाजपेयी साहब की जो क़यादत थी वो बहुत अच्छी थी हिंदुस्तान के लिए और उनकी पॉलिसी कुछ और थी। ये जब बीजेपी की दूसरी गवर्नमेंट आई, ये मोदी साहब के पिछले 6 साल देख लें, और उसके पहले वो जब चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, और वहां पे जुल्म देख लें कि मुसलमानों को एक निजाम के जरिए कैसे कत्ल किया गया, मुसलमानों के घरों को आग लगाई दी गई, मुसलमानों को जत्थू ने गट्ठे होकर जला दिया, और आप ही के मुल्क के कमीशन बैठे, और वो जिस वक्त वो ये आपके जो आप वज़ीर आज़म है इनकी तरफ ये बात जाती, उस वक्त कोई ना कोई चीज हो जाती। ये हम जबानी जमा तफरीक करके ये चीज किसी सूरत रिजोल्व नहीं कर सकते। अब भी आपकी हुकूमत ने, ये बीजेपी गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 और 35 और दोनों रिमूव किए। आप देख लिया कश्मीर की क्या हैसियत रह गई हुई है। कश्मीर अब कोई भी इन्वेड करके वो ले सकता है। आप ये चाइना अभी आ गया हुआ अगर लद्दाख में, तो किस वजह से आया है कि आप लोगों ने दुनिया के साथ, यूनाइटेड नेशन के साथ और हमसायों के साथ कभी भी कोई चीज जो एग्री हुए हैं उसको फुलफिल नहीं किया है। अब लद्दाख चला गया है आपका चाइना के साथ, और इंशाल्लाह ये नफरत के बल बोते पे ही जब आप करते रहेंगे ना,
तो मैं कश्मीरी होने के नाते मेरा जज्बा ये कह रहा है कि कश्मीर इंशाल्लाह जरूर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि आपके पास जितना जोर होगा हिंदुस्तान लगाएगा और पाकिस्तान के पास जो कुछ हुआ वो भी कोशिश करता रहेगा। ये बातें किसी सूरत ऐसे कि एक तरफ से आप डिप्लोमेसी करें, दूसरी तरफ से आप कोई और चीज करें, किसी सूरत ये फुलफिल नहीं हो सकती जब तक सच्चाई के टेबल पे बैठकर सच्ची बातें नहीं करेंगे। तो चौधरी साहब इसके सारे जवाब है मेरे पास सबसे बड़ा जवाब यह है कि तब जम्मू कश्मीर की रियासत किसी के साथ जाने को तैयार नहीं थी, ना भारत के साथ ना पाकिस्तान के साथ। जब कबीलियों ने हमला किया, जब पाकिस्तान में कबीलियों ने हमला किया, पाकिस्तान की फौज पीछे से बैकिंग करती आई, तो क्या हुआ? कश्मीर महाराजा ने रिक्वेस्ट की भारत को कि आप मदद करिए। भारत ने मदद करी एक कंडीशन पे कि आप हमको ज्वाइन कर लीजिए। उन्होंने कहा ज्वाइन करेंगे, उन्होंने ज्वाइन किया। उसमें धारा 370 के तहत एक विशेष दर्जा दिया गया था, लेकिन साथ में यह भी था कि ये 370 परमानेंट नहीं है। वहां पे जितनी भी धाराएं थी वो परमानेंट नहीं थी, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन में थी। राष्ट्रपति ने विशेष अधिकार के तहत ये राइट दिया था और ये कभी भी विड्रॉ करने की स्थिति थी। उसके बाद ये लगातार कश्मीर में बना रहा। लेकिन एक बात देखिए कि धारा 370 की वजह से कश्मीर में डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। कश्मीर के अवाम को लगातार पाकिस्तान के आतंकवाद और पाकिस्तान की तरफ से जो, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर स्टेट को जो झेलना पड़ता है वो सबको पता है। आप जितने कश्मीर जाते हैं चौधरी साहब, मैं भी कश्मीर गया हूं और मैं कश्मीर महीनों रहा हूं। कश्मीर में आज भी वहां के सारे मुसलमान बहुत प्यार से मुझे आज भी अपना भाई मानते हैं और ये वस्तु स्थिति है। बहुत गिने चुने पत्रकार है जिनको पाकिस्तान के या कश्मीर के किसी भी जगह पे मैं घूम सकता हूं, क्योंकि हम वस्तु स्थिति जानते हैं। कोई भी कश्मीरी किसी पाकिस्तान के साथ कतई जाना नहीं चाहता। वो जानता है कि जो कश्मीरी, जो भारतीय यहां से पाकिस्तान गए वो आज भी मुजाहिद कहलाते हैं और सेकेंडरी सिटीजन है। जबकि भारत में आज भी मुसलमान इतनी औकात रखता है कि एक तरफ राम मंदिर का शिलान्यास हो और दूसरी तरफ टेलीविजन पे एक मुसलमान नेता ये कहे कि ये गलत हो रहा है और ये हमारी मस्जिद की ही जगह है। इतनी बोलने की हिम्मत और इतनी बोलने की ताकत ये देश में देता, ये देश में मुसलमान को देता है। हमारे यहाँ मुसलमान राष्ट्रपति नहीं, हमारे यहाँ मुसलमान मुख्यमंत्री बने हैं, हमारे यहाँ मुसलमान बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, हमारे यहाँ मुस्लिम लोग आर्मी में हैं और ये हमारा इतिहास गवाह है। जिस छत्रपति शिवाजी का नाम सारी दुनिया लेती है और जो हिंदू राजा कहलाते हैं, उसके सारे बॉडीगार्ड्स में से कम 12 में से 8 मुसलमान थे। उसके आर्मी का चीफ मुसलमान था। मुसलमान और भारत, हिंदुस्तान, हिंदू और मुसलमान में कभी खाई हुआई नहीं करती। ये तो नेताओं ने की। ये जो आप कहते हैं बलूचिस्तान में हमने किया, अरे कभी आप पाकिस्तान में, पाकिस्तान क्या करता रहा? कभी अमेरिका के हाथ का खिलौना बनता रहा? क्योंकि आप अमेरिका खेलता रहा, रशिया के खिलाफ और खेलते रहे। हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट किया, ना हम रशिया के जुड़े ना अमेरिका से जुड़े, और हमने हमारा बीच का रास्ता बरकरार रखा। आज आप चाइना के हाथ में खिलौने हैं। आप क्या कहते हैं चाइना हमारा एरिया लेके गया? चाइना तिब्बत पे कब्जा पहले कर चुका है। चाइना आज भी इतनी औकात नहीं रखता कि लद्दाख में पैर है चाइना का। चाइना ने जब लद्दाख में घुसने का प्रयास किया तो 20 लोगों की शहादत देके उनके 40 लोगों को मार के हमने हमारी जमीन रोकी है। और आज भी चाइना जितनी ताकत रखे, चाइना उस पॉइंट से रोज मीटिंग कर रहा है, 10 बात कह रही है। चाइना को हमने पूरे वर्ल्ड में अलग थलग किया है। यह है भारत की ताकत। चाइना आज अमेरिका से भी चाइना के यहां से बिजनेस बैन हो रहा है, कंपनियां बाहर है। आज चाइना से निकली हुई कंपनी भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। मुझे बताइए कितनी इन्वेस्टमेंट कंपनीज आज चाइना से निकलने के बाद कंपनी ने इन्वेस्ट किया और कंपनी आना चाहती है। रही नरेंद्र मोदी की बात, तो आज जम्मू कश्मीर में क्या स्थिति है? कौन कहता है जम्मू कश्मीर में बुरी स्थिति है? जम्मू कश्मीर में जो करप्ट पॉलिटिशियन थे वो रास्ते पे गए। जम्मू कश्मीर में जिन लोगों के हाथ में बंदूक थमाने वाले आतंकवादी थे वो अब सीमा पार अब घुस नहीं पा रहे। स्थिति है वहां का बच्चा भविष्य चाहता है। आज ऐसे कश्मीरी कई अधिकारी है जो हमारे यहाँ आईएएस अधिकारी, सिविल सर्विस सर्वेंट बड़े बड़े पोस्ट पे है। हमारे यहाँ कश्मीरी लोग चीफ सेक्रेटरी और कैबिनेट सेक्रेटरी करके रिटायर हो गए हैं। हमारे फौजों में आज कश्मीरी लोग हैं। हमारे यहाँ आईएएस कश्मीरी है। कश्मीर भारत के साथ जुड़ना चाहता है। भारत के विभिन्न यूनिवर्सिटी में कश्मीर के बच्चे पढ़ते हैं और कश्मीर ये भारत का हिस्सा है, वे अभिन्न हिस्सा है। जो हिस्सा आप लेके गए, हम चाहते हैं बड़े प्यार से मिले, क्योंकि युद्ध हम भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि युद्ध जब होगा तो दोनों तरफ से नुकसान होगा, लेकिन फिर फौज भी भारी हमारी है। आज चाइना इतनी बड़ी फौज है, लेकिन आज चाइना को भी वापस जाना पड़ा कई पॉइंट से। पेट्रोलिंग पॉइंट नंबर 11, 12, 13 सब वापस गए। फिंगर 4 अटके हुए हैं।
सर ऑडियो। जो चीजें हैं ये लगातार होती आ रही है और मैं दावे के साथ कहता हूं, यदि आपके यहां आर्मी का रोल पॉलिटिकल नहीं हो, चौधरी साहब मैं दावा करता हूं आप ही की सरकार, आप ही की पॉलिटिकल पार्टी, एक ऐसा शांति का प्रस्ताव होगा, ऐसी दोनों देशों के बीच में अमन होगा। लेकिन आपके यहां होता क्या है, आपके यहां एक मंत्री आते हैं दिल्ली में और एक मंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज बोल के चले जाते हैं और वो मंत्री महोदया महिला थी बेचारी, जैसे ही अपने देश में गई आर्मी ने उसको डांटा और उसको पद से निकाला गया। ये कैसी बात करके आई आप इंडिया में? सवाल वो नहीं होता। हमारे यहाँ आर्मी इतनी औकात नहीं रखती। हमारे यहाँ आर्मी को मालूम है उसका रोल क्या है, देश की सीमाओं का रक्षण करना, और वो बलिदान देके करती है। बलिदान देने वालों की कमी नहीं है। आपके यहाँ की आर्मी बलिदान लेती है, आपके यहाँ के लोगों का लेती है। और इस वजह से आपके यहाँ पॉलिटिकल जब बात करते हैं तो हमको ये मालूम है जिस नेता से हम बात कर रहे हैं वो रबर स्टैंप है, वो आज यहां बात करता है, घर जाके उसको बदलना होता है। ये सिस्टम सभी दूर है। इसी वजह से आज पाकिस्तान पूरे विश्व में अलग थलग पड़ा हुआ है। मुझे बताइए ना कौन है आज साथ, कौन साथ दे रहा है? चाइना छोड़ा तो चाइना भी बीच बीच में बताते रहता है कि आप ऐसा करो वैसा करो, ये करो वो करो। चाइना ने जिस जिस कंट्री में गया, चाइना लंका में गया, चाइना नेपाल में गया, क्या किया चाइना ने? जमीन हड़पी, अपना कर्जा लादा। आज कितना चाइना के कर्जे के तहत देश आपका डूबा हुआ है। तो जब चाइना का कर्जा है साहब, ये पठान का कर्जा है, वसूलता है पूरा, ये वर्ल्ड बैंक का कर्जा नहीं है जो आपको इंस्टॉलमेंट में देगा। तो ये है भारत क्या करता है, पाकिस्तान क्या करता है, नरेंद्र मोदी ने क्या किया। हमारे यहाँ आज भी लॉ सिस्टम है। हमारे यहाँ वो सरकार है जो सरकार वजीर आजम को भी सजा दे सकती है। ये कोर्ट है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ कोर्ट ने नरेंद्र मोदी को बेगुनाह साबित किया। हाँ, आज भी केसेस चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी के पार्टी के ही लोग जो मंत्री थे वो आज अरेस्ट होकर आज जेल में है क्योंकि गोधरा में उनका हस्तक्षेप था। लेकिन नरेंद्र मोदी का हस्तक्षेप कह के आप उसको कम से कम अपमानित मत करो, क्योंकि वो सर्वोच्च न्यायालय ने उनको क्लीन चिट दी है। और यदि सर्वोच्च न्यायालय ने क्लीन चिट दी है तो फिर उसको आरोपित बोलने का अधिकार नहीं है। आपके यहाँ भी सर्वोच्च न्यायालय है, हम उसका सम्मान करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आपके यहाँ कुछ यदि किसी को छूट दी हो, हम उसको आरोपी नहीं कहेंगे। हम कहेंगे कि नहीं, सर्वोच्च न्यायालय एक न्यायालय होता है और कोई का भी न्यायालय है, उसकी मान रखना चाहिए। आज कहां कौन सी दंगे हो गए? नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आ गए हैं, हिंदू मुसलमान के दंगे कितने हुए बताइए आप पुरानी सरकारों की बात करते हैं। मैं नरेंद्र मोदी का हिमायती नहीं हूं, मैं भारत में उनका सबसे बड़ा क्रिटिक माना जाता हूं, घोषित क्रिटिक हूं। लेकिन यदि हम पुराने 1947 से लेकर आज तक की बात करें तो मुसलमानों के कितने दंगे हिंदू मुस्लिम के हुए हैं और इन 6 सालों में कितने कम हुए हैं? इसके पीछे कारण है, कुछ भी कारण हो सकता है। लेकिन यहां का मुसलमान भी अब थक गया है, वो भी आज हिंदुओं के साथ मिलकर काम करना चाहता है। आज ऐसा रामायण की ऐसे कई कहानियां हैं जहां मुसलमान के लड़के किरदार निभाते हैं। आज हमारे यहाँ इतने मुसलमान एक्टर्स हैं जो हिंदुओं की किरदार निभाते हैं। आज हमारे यहाँ शाहरुख खान को लोग इतना ही प्यार करते हैं जितना अजय देवगन को, उसमें हिंदू मुसलमान नहीं होता। ये सोचने की, ये देश में मुसलमान आज भी आपके यहाँ के मुसलमान से ज्यादा खुश, ज्यादा। चौधरी साहब से रिप्लाई ले लेते। चौधरी साहब, योर लास्ट कमेंट। जी अशोक साहब, मैं आपको शाबाश देता कि अगर आपकी ये बातें सच होती, जो आप कह रहे हैं कि कश्मीर की क़यादत आज भी आपके साथ है। कश्मीर की क़यादत जो प्रो इंडिया थी उसको भी 1 साल से आपने बंद किया हुआ है, और जो कश्मीर है वो पिछले 1 साल और 3 दिन से एक प्रिजन की शक्ल अख्तियार किए हुए है। और हकीकतन जो कह रहे हैं जी कि नरेंद्र मोदी का कोई भी बता दो जी कि अगर वहां पे कोई हिंदू मुस्लिम को फसादात हुए हो उनके आंचे, मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद मुसलमानों की जो वहां पे हालत हुई है वो एथनिक क्लींजिंग की गई है। और आपके आरएसएस के और बीजेपी के जो लोग हैं वो जत्थे की शक्ल में बाहर निकल के महल्ले उन्होंने तबाह किए हैं। मुसलमानों की औरतों को घरों से निकाल के कत्ल किया है, बच्चों को अगवा किया है। आपके सामने ये जो सिटीजनशिप बिल था, 6 महीने दिल्ली में क्या होता रहा, पूरी दुनिया का मीडिया उसको कवरेज देता रहा। ये जो जीनत पार्क में जो औरतें प्रोटेस्ट कर रही थी उनको आप लोगों ने क्या असर किया है? ये जो यूनिवर्सिटी थी वहां पे पुलिस ने किस तरह पूरी दुनिया के सामने, कैमरे की आंख के सामने दावा किया, लोगों स्टूडेंट्स को कत्ल किया, कुछ स्टूडेंट को मारा, और स्टूडेंट्स की वहां पे जो चौधरी साहब थोड़ा सा क्योंकि हमारे पास टाइम एकदम कहीं से शुरू हुई थी और कहीं और निकल गई, क्योंकि मैंने किया था कि हम अच्छा क्या कर सकते हैं। चौधरी साहब आरजू मैं मानता हूं, मगर गुफ्तगू तो वही होगी और जो उधर से आएगी मुझे तो उसी का जवाब देना है ना।
अगर वो नरेंद्र मोदी की सफाई पूछ रहे हैं जी कि पिछले 6 सालों में कोई मुसलमानों और हिंदुओं के दंगे नहीं हुए, मैं कहता हूं कि पहले कम से कम क्रिश्चियन और सिख बच जाया करते थे, पिछले 6 सालों में तो सिख और क्रिश्चियन भी नहीं बचे। मैं यही कह रहा हूं अशोक साहब से, जब तक आप रियलिटी को नहीं मानेंगे, सच्चाई को सामने नहीं लाएंगे, ये बातों के जमा तफरीक से यही कुछ होने वाला है जो आपके साथ लद्दाख में हुआ है। और फिर दूसरा देखें, हम कोई ताना नहीं देते, हम कोई बुरा बुला नहीं कहते, मैं सिंपली कह रहा हूं कि जब तक आप अपनी जो गुफ्तगू है, जो आपका प्रिंसिपल है, उसमें सच्चाई नहीं लेके आएंगे, कोई चीज सही नहीं होगी। ना आप ये कश्मीर ले सकते हैं, ना ये आपका कभी ख्वाब पूरा हो सकता है। मगर यहाँ पे मसला ये एक्सीलेट कहाँ से हुआ? आपके सामने पिछले 6 महीने से हिंदुस्तान का जितना मीडिया है वो ये कह रहा था कि गिलगित और बल्तिस्तान का मौसम देख लें, उसका ये हाल है, मीरपुर के लोग ये तंग पड़े हुए। मैं मीरपुर से तल्लक रखता हूं, मैं कहता हूं कि मीरपुर का एक एक बच्चा पाकिस्तान के लिए जान देने के लिए तैयार है। और मैं ये इस वजह से नहीं कि आप अशोक साहब उस तरफ बैठे हुए हैं, उनका तल्लक हिंदुस्तान से, मैं इस वजह से कह रहा हूं कि देखें, मैं कहता हूं कि जितनी मेरी इज्जत, जितना मेरा वकार पाकिस्तान के साथ है, या जितना मेरा लेन देन, मैं अब से नहीं कह रहा, मैं सदियों से कह रहा हूं, मैं हजारों साल पहले से कह रहा हूं, श्रीनगर का, जम्मू का जितना भी ट्रेड रहा है, जो कुछ रहा है, वो लाहौर से रहा है, रावलपिंडी के साथ रहा है। आज भी मैं सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं कह रहा, आज भी जम्मू का डोगरा चाहता है कि वो कश्मीरी वो पाकिस्तान के साथ उसका एतहाद हो, मगर इन्होंने दबाया हुआ है। आज भी जितने भी सिख हैं कश्मीर में, वो ये सब यही चाहते हैं कि उनका एतहाद पाकिस्तान के साथ हो। आप मुसलमानों की तो बात ही छोड़ देना, वो मुसलमान जो प्रो इंडियन थे, जो इनके कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे इलेक्शन लड़के वहां पे हुक्मरानी करते थे, आज शेख अब्दुल्ला का जो बेटा है फारूक अब्दुल्ला, उसकी ट्यून देख लें, उसका जो पोता है उमर अब्दुल्ला, वो कितना अरसा जेल में रहा, वो उसको देख रहे हैं। दूसरी महबूबा मुफ्ती थी जो इनकी कोलिशन पार्टनर भी थी, जिसने गवर्नमेंट भी की, उसकी स्टेटमेंट्स देख लें। ये सारी की सारी वो क़यादत है जिन्होंने उस वक्त इत्तेफाक नहीं किया था कि हम तो, जो आप कह रहे हैं इसमें कोई शक नहीं, कबाली हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे बाजू हैं, और हमें फख्र है उन पर, और उनको शायद हम पे फख्र है। हम तो श्रीनगर पहुंच गए थे उस वक्त, वो तो हम इस धोखे में आए कि यूनाइटेड नेशन बीच में आ गया और नेहरू चला गया। नेहरू ने पूरी दुनिया के सामने इस चीज की प्लेज दी थी कि मैं यूनाइटेड नेशन के जरिए प्लेबिसाइड कराऊंगा। आज भी हिंदुस्तान को चाहिए कि यूनाइटेड नेशन की जो रेजोल्यूशन है उसके मुताबिक प्लेबिसाइड करवा के देख लें आगे ये प्रॉब्लम कश्मीर के लोग हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ। आरजू जी, आपने बहुत अच्छे समय प्लीज जी, आपका आपने बहुत अच्छा इनिशिएट किया था कि आज हम कहाँ जाएंगे, लेकिन आज हम कहीं और नहीं जा सकते, क्योंकि ये इतिहास से बाहर आना नहीं चाहते। बातें करने के लिए बहुत है, ये बोलने के लिए कि मेरे यहाँ सिख मारते हैं, मेरे यहाँ जो प्रजातंत्र भारत में, जो लोकतंत्र भारत में है, वो पाकिस्तान उसका सोच भी नहीं सकता, सपने में भी नहीं दे सकता। क्योंकि आपको सपने भी अच्छे आने चाहिए जब आपके पास माहौल अच्छा होता है। आपके यहाँ तो डरावने सपने आते होंगे। जहां तक कश्मीर का सवाल है, कश्मीर हमारा है, और जहां तक आजाद कश्मीर का सवाल है, मुझे विश्वास है आने वाले 25 साल में चौधरी साहब दिल्ली के पार्लियामेंट में आजाद कश्मीर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बनके आएंगे। मैं उनका स्वागत करूंगा दिल्ली में, तब तक मैं जर्नलिज्म में रहूंगा। मुझे इस बात का विश्वास है, कश्मीर एक होगा, कश्मीर भारत का हिस्सा है, भारत का रहेगा, और ये शांतिपूर्वक होगा। हमको बल दिखाने की जरूरत नहीं है, जहां जहां दिखाना होता है वहां वहां दिखाते हैं। रही सिख की बात, हमारे यहाँ रही, इन्होंने दिल्ली में जो आंदोलन हो रहा था, उस आंदोलन पे एक गोली चली, उस आंदोलन पे एक डंडा चला पुलिस का, लगातार वो आंदोलन चलता रहा। और आंदोलन सर्वोच्च न्यायालय की भी सरगर्म था, और जब आंदोलन कोविड होने के बाद, चुनाव खत्म होने के बाद आंदोलन उठाया गया। यह बात सही है, आंदोलन उठा, कोई पुलिस का प्रेशर नहीं हुआ। आपके यहाँ आप कहते हो कोविड की लड़ाई लड़ी, अरे आपके यहाँ जो लोग सुन रहे होंगे पाकिस्तान में, चौधरी साहब हंस रहे होंगे। आपके यहाँ पुलिस वाले रास्ते पे उतरे, पीपीई किट नहीं है, आपके हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं है, तमाम चीजें हैं। इसको आप झूठला के नहीं बोल सकते, क्योंकि यदि मैं कहूं, मैंने शुरुआत में कहा आरजू, हमारे यहाँ बेरोजगारी है, मैंने कहा कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, बेरोजगारी है, किसानों का प्रॉब्लम है, पाकिस्तान में भी है, हम लोग बस
प्रॉब्लम्स एक जैसी है, मैं इतनी देर एक जैसी है। इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए एक टेबल पे बैठना पड़ेगा। आपके यहाँ उसके साथ ऐसा हुआ, हमारे यहाँ मुसलमानों के साथ नहीं होता, ये बात करते जाएंगे, मीडिया की बात करते जाएंगे। मीडिया से देश नहीं चला जाता, मीडिया से देश नहीं चलता। मीडिया में तो कई टाइप की खबरें आती है। अभी आरजू जी और हम बात कर रहे थे प्रोग्राम के पहले, हमारे देश में पिछले एक सप्ताह से सुशांत सिंह राजपूत चल रहा है, जैसे मानो देश में और कोई समस्या है ही नहीं। तो मीडिया तो टीआरपी का गेम खेलता है, मीडिया का तो वो उछालना होता है जो उछालता है, लेकिन जो राजनीतिज्ञ मीडिया के हाथ खेलता है वो समाप्त हो जाता है। जो राजनीतिज्ञ मीडिया को छोड़ के यथार्थ की धरातल पे जमीन पे उतर के जो चीजें देखता है, वही कुछ कहीं ना कहीं अपने देश को दिशा दे सकता है। बिल्कुल ठीक, मैं यहाँ पे आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने ज्वाइन। आखिरी 14 अगस्त को आपका स्वतंत्रता दिन है, आजादी का दिन है। मैं भारत की तमाम जनता की तरफ से मेरे पाकिस्तान के भाई और बहनों को 14 तारीख की मुबारकबाद देता हूं। मैं अल्लाह ताला से, मेरे भगवान से, मेरे खुदा से प्रार्थना करता हूं कि आपके यहाँ आर्मी का रोल कम हो, पॉलिटिशियंस का रोल ज्यादा हो। पॉलिटिशियन आपके यहाँ भी अच्छे होते हैं, बिल्कुल अच्छे होंगे। जिस दिन ये रोल खत्म हो जाएगा, सर हम भी यही कहते हैं कि बिल्कुल 15 अगस्त आपको भी मुबारक हो और दोनों कंट्रीज में जो है वो अमन और पीस हो। थैंक यू सो मच सर, सो काइंड ऑफ। थैंक यू।